हाय दिस इज़ मोहन रॉय फाउंडर ऑफ केयरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो नया बुक आया है जिज्ञासा, है ना। आप सभी को पता होगा कि साइंस का बुक चेंज हो गया है और सेम बुक आपका बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए मिला है। सीबीएसई के बच्चे जनरली क्या होते हैं, इंग्लिश में बुक को पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। तो अभी हिंदी का मैं बुक को अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, इस चैप्टर को जो चैप्टर सेकेंड है। चैप्टर फर्स्ट का हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होता है, बस पूरे पूरे बुक का ओवरव्यू उसमें था। एक्चुअली में हम लोग का कंटेंट है या चैप्टर कह ले तो शुरू हो रहा है चैप्टर 2 से। ठीक है, तो इस वीडियो को बिहार बोर्ड के बच्चे भी और सीबीएसई के बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों के लिए उतना ही समान रूप से क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया है। थोड़ा सा अगर देखने का कोशिश करें तो ये क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये फंगस हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, स्पाइरो वगैरह है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेनिसिलियम है, बैक्टीरिया है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है सेल का। ये पानी जो जमा हुआ है गंदा, उसका सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे क्या है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, है ना। तो हम लोग का चैप्टर है अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। ठीक है, खोजबीन और विचार करें। जैसा कि बताया गया था कि हर एक चैप्टर का शुरुआत में कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग का टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे आसपास का अदृश्य संसार दृश्यमान हो जाए तो आप क्या देख पाएंगे। अदृश्य संसार कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें आसपास में ऐसी होती हैं जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस अदृश्य संसार का अवलोकन करना अहंकार, आकार, जटिलता अथवा सजीव के संबंध में आपके सोचने के ढंग को कैसे परिवर्तित कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर प्रक्रिया या अभिक्रिया करते हैं। आइए इन प्रश्नों को साझा करें। बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक नोट डाउन कर रहा है, एक सोच रहा है ना, इस तरह से। मानव नेत्र केवल उन वस्तुओं को देख सकता है जो एक निश्चित आकार से बड़ी होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग एक निश्चित ध्वनि को सुन पाते हैं, उसी तरह से हम एक निश्चित आकार की वस्तु को देख भी पाते हैं। लंबे समय तक अपने आसपास की कई छोटी वस्तुओं से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता था, है ना। अनभिज्ञ का मतलब होता है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो आगे है, बहुत समय पूर्व लोगों ने खोजा कि कांच की वक्रित टुकड़ा छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखा सकता है। यह कांच का टुकड़ा मसूर की दाल के दाने जैसा था, जो कि बीच में मोटा और किनारों में पतला था, इसलिए इन्होंने इसे लेंस कहा। ठीक है, समय के साथ लेंसों की गुणवत्ता में सुधार किया गया और उनकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन कहने का मतलब है कि छोटी चीज़ को कितना बड़ा करके वो दिखा सकता है, बढ़ाया गया। साधारण आवर्धक लेंस से लेकर सूक्ष्मदर्शी तक प्रत्येक नए उपकरणों ने मनुष्य को वह देखने में सहायता की जिसे हम लोग खुली आंखों से या नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने छोटे छोटे जीवों के एक अद्भुत और अदृश्य संसार का मार्ग प्रशस्त किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ जीवों का अन्वेषण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। आप जीवों की अद्भुत विविधता के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने चारों ओर देखिए कितने सारे सुंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। वे विविध आकार, रंग और रूप के हैं। कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं। वे न केवल अपनी संरचना में अपितु अन्य लक्षणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी जीव, चाहे वे पौधे हो अथवा जंतु हो, जीव कहलाते हैं। ठीक है, हमारे आसपास में जो भी चीज़ है जो जिंदा है वो क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं तो सबसे छोटा जीव, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा जीव कौन हो सकता है, इसका कल्पना करेंगे हम लोग, सोचेंगे, डिस्कस करेंगे अपने सहपाठियों मतलब क्लास में बच्चों से, फिर टीचर से, फिर घर में पेरेंट्स से भी, है ना। इस विषय पर विचार कीजिए। वस्तुतः आपकी आंखें कितनी छोटी वस्तु को देख सकती हैं। आपने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा पहनते हुए देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि चश्मा उन्हें स्पष्ट देखने में कैसे सहायता करता है, अथवा क्या होता है जब हम किसी वस्तु का अवलोकन करने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। आवर्धक मतलब उसका साइज को बड़ा छोटा करके दिखाए ना, इस तरह से। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 2.1 है। ठीक है, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम कलर का ही आ रहा है। चित्र 2.1, यहाँ 2.1 है, में दर्शाए गए अनुसार एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लीजिए। इसमें जल से भरिए। फ्लास्क के मुंह को कॉर्क से बंद कर दीजिए। अब फ्लास्क को एक खुली पुस्तक पर रखिए और इसके माध्यम से पुस्तक के अक्षरों को देखिए। तो पुस्तक का अक्षर हम लोगों को क्या होगा, बड़ा दिखेगा, है ना। क्या आपने कुछ रोचक देखा, जब फ्लास्क के माध्यम से अक्षरों को देखते हैं तो वे बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल से भरा फ्लास्क एक आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है। भांति का मतलब की तरह कार्य करता है।
जब अब एक वास्तविक आवर्धक लेंस लीजिए और किसी छोटे जीव जैसे चींटी को देखिए, क्या आप उनके शरीर की संरचना को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं? बात है सही, है ना, क्योंकि साइज बड़ा होकर के दिखेगा उसका, तो हम लोग और ज़्यादा आसानी से उसको देख पाएंगे। लंबे समय तक लोग अपने आसपास के सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उत्सुक थे, परंतु वे अपनी नग्न आंखों से उसे देख नहीं पाते थे। तो फिर हम इस अदृश्य संसार की खोज कैसे कर पाए? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम लोग देख ही नहीं पाते थे, तो इसके बारे में जाने कैसे? तो क्या आप जानते हैं कि कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम इस सूक्ष्म संसार को देखने में सहायता करी? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला, तीन तरह का सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी का बात करें तो एक होता है साधारण, एक होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साधारण माइक्रोस्कोप का खोज किए थे एवी लीवेनहॉक। ठीक है, इसका जैकरी जेंसन। जैकरी जेंसन दो अलग अलग लोग हैं, और इसका मैक्स नोल अर्नस्ट और रस्का, ये दो अलग अलग लोग हैं। इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। तो इसका हम लोग का जवाब मिल गया कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या हुआ, साधारण सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया, उसका कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया। यहाँ पे जो हम लोगों ने चित्र देखा था, ये वाला माइक्रोस्कोप, ये हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। फिर आगे है, क्या आपके संज्ञान में है? संज्ञान कहने का मतलब इसके बारे में आप जानते हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। वे एक सतर्क प्रेक्षक और कुशल कलाकार भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने अत्यंत छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित चित्र दिखाए जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वस्तुएं उन्होंने उस उपकरण से देखी जिसे हम आज सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, उनका सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से 200 से 300 गुना अधिक बड़ा करके दिखाता था। एक दिन उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा और पाया कि इसमें कई छोटे छोटे रिक्त स्थान है। ये प्रकोष्ठ उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जैसे लगे। उन्होंने देखा कि उसका चित्र बनाया और प्रत्येक छोटे भाग को कोशिका कहा। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा गया है ना। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। वर्ष 1660 ईस्वी में के आसपास एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के एक डच वैज्ञानिक ने अपनी परिष्कृत लेंस बनाया जिसे अधिक उपयोगी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया। वह सूक्ष्मदर्शी जैसे जीवाणु और रक्त कणिकाओं को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने के लिए प्रथम व्यक्ति थे। इस कारण उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। ये साधारण माइक्रोस्कोप आपका है। ठीक है, पुस्तक माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित कॉर्क कोशिकाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है टॉपिक हम लोग का, कोशिका क्या है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे एक पूरा बड़ा सा घर का स्ट्रक्चर का ले तो छोटे छोटे ईंटों से बना होता है, उसी तरह से विभिन्न जीवों का जो शरीर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कोशिका का बना होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सभी जो जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है कोशिकाओं का बना होता है। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कोशिकाएं वास्तव में कैसी दिखती हैं। आइए एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं की मूल संरचना का अधिक गहनता से अवलोकन करें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। ये एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्याज का स्लाइड बनाएंगे। यहाँ पे दे रखा है, प्याज को काटेंगे, फिर उसको सेफ्रॉन से उसको कलर करेंगे, कलर करने के बाद उसको वॉच ग्लास पे रखेंगे और स्लाइड बना करके उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम लोग। ठीक है, अपने रसोई घर या बगीचे से एक प्याज लीजिए और उसे पानी में भली भांति धो लीजिए। प्याज के लंबवत टुकड़े को काट लीजिए। एक टुकड़ा लीजिए और चिमटी की सहायता से भीतरी सतह से पतली एवं पारदर्शी परत को बाहर निकालिए। इस परत को प्याज की झिल्ली कहते हैं। प्याज की झिल्ली को 30 सेकंड तक सैफ्रनिन लाल रंग के व्यंजक की कुछ बूंदों वाली पेट्री डिश में रखिए। इससे कोशिकाएं गुलाबी रंग की हो जाएंगी और उन्हें हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। एक पतले ब्रश की सहायता से प्याज की झिल्ली को दूसरी पेस्ट्री डिश पर रखें, उसमें पानी हो ताकि अतिरिक्त व्यंजक निकल जाए। अब प्याज के व्यंजक झिल्ली को कांच की स्लाइड पर एक पतले ब्रश की सहायता से रखिए। ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं और मुड़े नहीं। स्लाइड पर प्याज की झिल्ली के ऊपर ग्लिसरीन की एक दो बूंद डालिए। ग्लिसरीन कोशिकाओं
को सूखने से बचाएगा और उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सहायता प्रदान करेगा। धीरे से एक कवर स्लिप की सुई की सहायता से प्याज की झिल्ली को ऊपर रखें ताकि वायु के बुलबुले अंदर न जाए। शोषक पत्र से कवर स्लिप के किनार पर जमा अतिरिक्त ग्लिसरीन को हल्के से पोंछिए। अब स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा हम लोग का, बिल्डिंग ब्लॉक दिखा प्याज का, है ना, कोशिका झिल्ली दिखा। जिस तरह से घर ईंट से बना होता है उसी तरह से क्या होता है, हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधों का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आपको सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगभग आयताकार संरचना दिखाई देगी। ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं होती हैं जो बिना किसी अंतराल के सघन रूप में व्यवस्थित होती हैं। अब हम अपने आसपास के विभिन्न पौधों के पत्तियों को झिल्ली को देखेंगे। आप पाएंगे कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। आपके विचार से जंतुओं का शरीर किससे बना होता है? तो पौधों के साथ साथ जंतुओं का भी शरीर क्या होता है, कोशिकाओं से बना होता है। अब फिर से एक क्रियाकलाप है, स्वच्छ जल में कुल्ला कीजिए। एक स्वच्छ टूथपिक से कुंद सिरे पर का उपयोग करके कोपाल गाल के भीतरी भाग को धीरे से खुरचिए। ये दोनों एक्टिविटी हम लोग 11th में करे थे। ठीक है, तो मुझे याद है ना। गाल के चिक के अंदर से एक स्ट्रक्चर निकालेंगे ताकि उससे हम लोग का एनिमल सेल के बारे में पता चले। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड बना करके देखेंगे। तो इस तरह का संरचना हम लोग को देखने को मिलेगा। आपने क्या अवलोकन किया? यह एक बहुभुजाकार संरचना देखेंगे जैसी चित्र 2.4 में दर्शा गई है। एक कोपल की कोशिकाएं जो मुंह के आंतरिक परत पर बनती हैं। ठीक है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं और मानव कोपल की कोशिकाओं के बीच अपने क्या समानताएं और विभिन्नताएं देखिए। देखिए तो यहाँ पे इसकी संरचना में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो संरचना है हम लोग का रेक्टेंगुलर नहीं है, यहाँ पे ओवल है और इरेगुलर शेप का भी दिख रहा है। लेकिन इसमें कोशिका का जो बाहर का लेयर था वो है और अंदर में एक घना घना गोल गोल है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये दोनों में मौजूद है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, उसके बाद मध्य भाग में स्थित गोल संरचना होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं, जो एक पतली झिल्ली से ढका होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का स्थान कोशिका द्रव्य से भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के 3 मूल भाग अर्थात कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। कुछ कोशिकाओं जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं की एक अतिरिक्त बाहरी परत होती है जिसको कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं, ये सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का आपका बना होता है। कोशिका की इन संरचनाओं का क्या महत्व है? क्या ये कार्य करते हैं? क्या ये कार्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली की एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। यह संरंध्र मतलब जिसमें छेद छेद होती है और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थों के निकास को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव में कोशिका के अन्य घटक और यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अधिकांश जैव प्रक्रम कोशिका द्रव के भीतर ही होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव जो है हम लोग का साइटोप्लाज्म, उसी में जनरली सभी काम होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब कोशिका के भीतर जितना भी काम होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, केंद्रक कंट्रोल करेगा। यह वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ से लाइन ये सब क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि पादप कोशिका जो होता है, प्लांट सेल्स जो होता है, उसमें सेल वॉल का क्या काम है? वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा और मजबूती प्रदान करेगा और प्रोटेक्शन देगा। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे से सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं एवं उनकी संरचनाएं सुदृढ़ दिखाई देती हैं। एक सोपान ऊपर। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और इसको जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एनिमल कोशिका है और ये प्लांट कोशिका है। ठीक है, प्लांट का कोशिका है। तो इसमें देखते हैं क्या है, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि अच्छे से दिखे आपको। चलिए, पौधों के सभी भागों की कोशिकाओं में छड़ाकर संरचनाएं होती है जिसे लवक प्लास्टिड कहते हैं। कुछ लवक जैसे हरित लवक है ना में पर्णहरित होते हैं जो उन्हें हरा बनाता है और प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अहरित भागे मतलब जो हरा नहीं है, ये पदार्थों के भंडारण में सहायता करते हैं।
पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली दिखने वाला स्थान भी होता है जिसे रसधानी या फिर इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं को महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने, अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने और कोशिकाओं के आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो कहें कि वैक्यूल का काम क्या है, तो ये फूड का स्टोरेज करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करके बाहर निकालेगा और पूरा एक सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। साथ ही यह पौधे को दृढ़ता और अवलंब प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में धानियाँ प्रायः अनुपस्थित होती हैं, यदि होती भी है तो सामान्यतः छोटी होती है। ये किसका बात कर रहा है, रसधानी का, वैक्यूल का। ठीक है, छोटी छोटी वैक्यूल होंगी। ये छोटी धानियाँ पानी में घुले कुछ पदार्थों को संग्रहित करती है, अतः कोशिका तरल पदार्थों का एक थैला मात्र नहीं है, अपितु यह कई विभिन्न भागों से बनी एक जटिल संरचना है, जिसमें से प्रत्येक भाग का अपना विशेष कार्य होता है। ठीक है, और तथा यह कोशिका के साथ ही संपूर्ण जीव के लिए कार्य करना संभव बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम कोशिकाओं की मूल संरचना को समझ चुके हैं। अब हम यह भी समझ गए हैं कि पादप और जंतु कोशिकाएं आकार और संरचना में भिन्न होती हैं। क्या विभिन्न जंतु कोशिकाएं भी आकार और संरचना में अलग अलग होती हैं? तो उतना हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे जो प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। हरित लवक प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। वैक्यूल जो होता है प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में छोटा हो सकता है या फिर नहीं भी होता है। अब दोनों में क्या क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसको ब्लू से कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिकाओं के आकार और संरचना में विभिन्नता, ये एनिमल के लिए है। जैसे प्लांट में अलग अलग कोशिकाएं होते हैं ना, उसी तरह से मानव की पेशी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाओं को चित्र 2.6 के क और ख में दर्शाया गया है। ये मस्कुलर टिश्यू है और ये न्यूरल टिश्यू है ना, पेशी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं। तो क्या आप इनमें समानताएं और विभिन्नताएं देखते हैं? तो दोनों क्या है, बहुत ही अलग है। एक पेशी कोशिकाएं तरकुरूपी मतलब स्पिंडल होती है, जबकि एक तंत्रिका कोशिकाएं बहुत लंबी और शाखित होती है। इस प्रकार कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है जबकि कुछ अन्य लंबी और पतली होती हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों दिखाई देती है? ठीक है, क्या कोशिका का आकार और संरचना उनके प्रकार से संबंधित है? कह रहा है कि कोशिका भिन्न भिन्न इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो जिस तरह का कार्य करता है उसी तरह से उसका संरचना भी होता है। ठीक है, ये बात हम लोग बोलेंगे। उसके बाद कोशिकाओं का विशिष्ट आकार, आमाप और संरचना। आकार तो समझ में आ गया, माप मतलब उसका जो मेजरमेंट होगा, लेंथ होगा, है ना, और उसकी जो संरचना होगी उसके विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है। आइए पता लगाए कि ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में कैसे सहायता करती है। अब हम लोग ये देखेंगे। आपने गतिविधि 2.3 में देखा कि कपोल की आंतरिक संरचना पतली और चपटी होती है। कपोल की आंतरिक सतह पर एक स्वच्छात्मक परत बनी होती है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में संदेश ले जाती है। इसका दीर्घाकृत आकार और शाखित संरचना इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार पादप कोशिका में विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। पौधों में भी कोशिकाएं आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकार भी हो सकती है। कुछ पादप कोशिकाएं लंबी नलिकाएं बनाती है तो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। आप पिछले कक्षा 7 में पाचन तंत्र के विषय में पढ़ चुके हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं लहर की तरह संकुचित और स्थिर होती है, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यह गति इसलिए संभव है क्योंकि पेशी कोशिकाएं पतली, लचीली और तरकुरूपी होती है। अमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। अमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता प्रदान करती है। अमाशय के आंतरिक स्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं पाचक रस और अम्ल उत्पन्न करती है जो भोजन को विघटित करने में मदद करती है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर पाचन को संभव बनाती है। तो इस तरह से देखिए कि पाचन तंत्र में जो कोशिकाएं हैं वो अलग है, न्यूरॉन का संरचना क्या है, अलग है। आगे अब है
सजीवों में शरीर के संगठन के स्तर क्या है? सजीवों का शरीर जटिल रूप से संगठित होता है ना, हम लोग का शरीर क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें अलग अलग तरह के कोशिका, अलग अलग तरह के अंग तंत्र हैं। कोशिका का जीवन की एक मूल इकाई है, ठीक उसी तरह जैसे ईंट दीवार की मूल इकाई है ना, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा गया है। ठीक है, अब क्या रहा है कि समान कोशिकाओं का एक समूह एक प्रकार का ऊतक बनाता है। जब एक ही तरह के कोशिका एक साथ आते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। अब विभिन्न ऊतक मिलकर के क्या होते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है ना, मुख है, जीभ है, दांत है। तो वो सब क्या है, एक अलग अलग अंग तंत्र है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका सीक्वेंस का फ्लो डायग्राम दे रखा है कि कैसे कैसे निर्माण होता है। तो कोशिका होता है, कोशिका जुड़ करके ऊतक बनाता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग तंत्र बनता है उसके बाद, और पूरा का पूरा फिर जीव का निर्माण होता है ना। आगे देखते हैं, संगठन के स्तर हमें समझाने में सहायता करता है कि किस प्रकार कोशिकाओं जैसे सरल निर्माण खंड एक साथ मिलकर जटिल जीव की संरचना करते हैं। जटिल जीवों का जीवन एक एकल अंशिका अंडे से आरंभ होता है। किसी भी जीव के अंडे में बार बार विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं को निर्मित कर एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। देखिए, अब दो तरह के जीव होते हैं, वैसे जीव जिसमें जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। और कुछ जीवों का शरीर नहीं, लगभग जो धरती पे पाए जाते हैं उन जीवों का शरीर क्या होता है, अलग अलग बहुत तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या आपने इस बारे में जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे का पीतक पीला भाग सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। इसका व्यास लगभग 130 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर का होता है। अंडे के अतिरिक्त कोशिकाएं पदार्थ होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोल और सफेद तरल कोशिका जो उसे निरंतर विकास में समय पोषण देता है। ठीक है, तो अंडे का ये स्ट्रक्चर है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो ये पीला वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यॉल्क कहते हैं। ये फॉस्फोरस का बना होता है। व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसके ऊपर जो सुरक्षात्मक लेयर होता है इसे ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो वैसे सभी जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव कहलाएंगे ना। कुछ सजीव केवल एक या कुछ बहुत कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ कोशि एक या केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और अमीबा केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जिसे एक कोशिकीय कहते हैं। अन्य कुछ जीव एवं शैवाल, कुछ जीव जैसे कवक और शैवाल अनेक कोशिकाओं बहु कोशिकाओं के बने होते हैं। ये सर्वत्र मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, अर्थात जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर स्किन पर भी ये पाए जाएंगे, है ना। परंतु इनकी कोशिकाएं कैसे दिखती हैं, क्या ये उन पौधों और जिन जंतुओं की कोशिकाओं के समान हैं जिनके विषय में हमने अभी अभी पढ़ा है, अथवा ये अलग है। सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा जो अपने अमाप को आवर्धित कर देता है। ठीक है, जिससे हम उन्हें आसानी से देख सकें। वैज्ञानिक ने एक कम लागत का कागज और लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है जिसे सरलता से मोड़ कर रखा जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाले प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इनकी सहायता से अनेक लोगों के लिए सूक्ष्मदर्शीय संसार को देखना संभव हो चुका है। आइए अब सूक्ष्म जीवों के रोचक संसार को निकट से देखें। अब क्रियाकलाप 2.4 है, तालाब के जल या रुद्ध जल का अवलोकन करें। एक पात्र लीजिए और अपने शिक्षक या बड़ों की सहायता से उसमें तालाब के जल या रुद्र जल, रुद्र मतलब रुका हुआ जो जल है, उसको एकत्रित करिए। बिंदुपाती मतलब ड्रॉपर की सहायता से तालाब के जल या रुद्र जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालिए। अब कवर स्लिप लगाकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखिए। तालाब के जल या रुद्र जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अवलोकन करें। वो जो पानी है तालाब का या रुका हुआ जल है उसमें क्या होगा, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे धीरे धीरे, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मृदा निलंबन का अवलोकन करें। एक बीकर लीजिए, उसके आसपास के खेत या उद्यान से थोड़ी सी नम मृदा एकत्रित कीजिए।
मृदा एकत्र करने के लिए चम्मच या दस्तानों का उपयोग करिए। ठीक है, बीकर में थोड़ा जल डालिए एवं उसे कांच के छड़ की सहायता से हिलाइए। इस तरह तरल पदार्थ देखने में गंदा लग सकता है, वह मृदा के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त होता है और इसे मृदा निलंबन कहते हैं। इसे कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए और मिश्रण को बीकर की तली में बैठने दीजिए। बिंदुपाती द्वारा ऊपरी परत से पानी की एक बूंद लीजिए, उस बूंद को सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर रखिए। इसे कवर स्लिप से ढककर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अवलोकन करिए। हम लोग देखेंगे कि जीवों के समान छोटे छोटे गतिशील कणों का अवलोकन कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि मृदा निलंबन में भी कई प्रकार के छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे छोटे जीव जिन्हें हम लोग नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है साइज 10⁻⁶ मीटर। क्रियाकलाप 2.6। ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी के एक समूह ने क्रियाकलाप 2.4 और 2.5 किए। ठीक है, ये एक्टिविटी हम लोग को करके ही क्लास में पढ़ना है, लेकिन ऐसा हर जगह मौजूद नहीं है कि लैब हो तो आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो आप एक्टिविटी पढ़ के भी बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हैं, तो ध्यान से एक्टिविटी को पढ़ते जाना है, एक्टिविटी को स्किप नहीं करना है। उन्होंने पुस्तकालय और इंटरनेट से भी जानकारी एकत्र की। विद्यार्थी ने तालाब के जल के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों की तालिका 2.1 में और मृदा के निलंबन से के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों का तालिका 2.2 में अभिलेखित किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 2 चार्ट दिया होगा कहीं, उसी में लिखना है। ठीक है, विद्यार्थियों ने सूक्ष्म जीवों की पहचान प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु के रूप में की। उपरोक्त मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है क्रियाकलाप को स्वयं ही करके देख सकते हैं, और यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के जीव मिलते हैं तो उस पर उसे अभिलेखित कर सकते हैं। ठीक है, तालिका है अमीबा, पैरामीशियम और हम लोग का है यहाँ पे शैवाल। ठीक है, यूनिसेलुलर है, सिंगल कोशिका, यूनिसेलुलर है, एकल कोशिका, हरित वर्णक की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है और फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे फफूंदी है, फिर यहाँ पे पेनिसिलियम है, शैवाल है, जीवाणु है। क्या आपने इनमें से किसी भी सूक्ष्म जीव अथवा अन्य सूक्ष्म जीव का अवलोकन किया है? तो बच्चे अगर किए हैं तो हाँ में जवाब देंगे, नहीं किए हैं तो नहीं जवाब में देंगे, है ना। लेकिन अभी 8 क्लास में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप से स्लाइड बना करके, खासकर सरकारी स्कूल में तो ये पॉसिबल नहीं है। पटना उटना के आसपास में किसी स्कूल में होगा, लेकिन हर जगह माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है। माइक्रोस्कोप तो छोड़ दीजिए, आपको लेबोरेटरी ही नहीं अवेलेबल है, तो ये सब बहुत मुश्किल ही है। ठीक है, इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में अभिलेखित कीजिए और अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करिए। तालिका 2.1 और 2.2 में आपने विभिन्न सूक्ष्मदर्शी की पहचान की है। ये सर्वत्र मतलब सभी जगह हैं और हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब उपकरण, जो इन्हें 100 से 400 गुना तक आवर्धित मतलब साइज बड़ा करके इसको दिखा सकते हैं। हालांकि सूक्ष्म जीव आकार में छोटे होते हैं, इसके साथ ही वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है विषाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरस। विषाणु जो होते हैं सूक्ष्मदर्शीय और अकोशिकीय जीव होते हैं। विषाणु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करने पर गुणन करने लगते हैं। वे पौधे, जंतुओं और अन्य जीवाणुविक कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं एवं रोग फैलाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आपको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे है हमें सूक्ष्म जीव कैसे प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीव का 2 तरह से इम्पैक्ट आता है हम लोग के जीवन पे, एक पॉजिटिव वाला, अच्छा वाला, और एक खराब वाला। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। क्या हमें अन्य स्थानों पर भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा या किसी अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ समय के बाद ये बाहर रखे रहने के बाद सड़ते हुए देखा है? यदि हाँ, तो आपने उन पर पाउडर या रुई जैसी वृद्धि देखी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो गए हैं। लेकिन ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आए, वे भोजन के संपर्क में कैसे आए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, जल में, मृदा में, वायु में और यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु सूक्ष्मजीव अचार और मुरब्बों को संक्रमित क्यों नहीं करते? ये बच्ची के मन में सवाल आया, तो यहाँ पे जवाब मिल रहा है
क्योंकि आप इसमें नमक या चीनी के साथ अन्य कई मसाले मिलाते हैं जो परिरक्षक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। नमक या चीनी को अधिक मात्रा में इन जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है। ठीक है, तो फिर आगे इसमें हम लोग बढ़ेंगे। आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों तथा अन्य जड़ों और अन्य भाग की सतह पर इसे देख सकते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति ही सूक्ष्मजीव भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उनमें से कुछ चरम जलवायु परिस्थिति जैसे गर्म पानी के झरने, बर्फीले ठंडे क्षेत्र और साथ ही औसत तापमान में भी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी में भी ये पाए जाते हैं, है ना। आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जीव हमारे शरीर में रहते हैं, विशेषकर हमारी आंत में। हमने कक्षा 7 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय जंतुओं में जैव प्रकरण में पढ़ा होगा कि हमारी आंत में अनेक जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव भी आकार, आमाप और संरचना में भिन्न होते हैं। तालिका 2.1 और 2.2 में विभिन्न आकृतियों के सूक्ष्म जीवों को देखा होगा, गोलाकार, छायाकार अथवा अनियमित। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है? क्या वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करते हैं? तो बात है, सही है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं और उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, अच्छा और बुरा दोनों। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि पर्यावरण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 2.7 है, एक खाली पात्र, पात्र मतलब बर्तन ले लीजिए, उसमें उद्यान की मृदा, उद्यान मतलब बागीचा, बागीचा की मिट्टी आधा भर लीजिए। पात्र में फलों और सब्जियों को छिलके डालिए, उसके पश्चात उस पर मृदा की एक परत बिछाकर उसे एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 2-3 सप्ताह के बाद उसमें हुए परिवर्तन का अवलोकन करिए। क्या आपने पात्र में रखी सामग्री में कोई अंतर दिखाई देता है? ठीक है, आप पाएंगे कि फलों और सब्जियों के छिलके हरे गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गए हैं। यह एक प्रकार का खाद है जो पोषक तत्वों से भरपूर है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो गए, ये सोचने वाली विषय है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, खाद बनाकर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण बच्चे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटी क्रियाकलाप 2.6 में आपने देखा कि मिट्टी के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं मिट्टी में। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक और जीवाणु पादप अपशिष्टों पर क्रिया करके धीरे धीरे उसे सरल पोषक तत्वों में से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में या अपने घर के पास खेतों में माली को सूखे पत्ते और पादप अपशिष्टों को एकत्र करके गड्ढों में डालते देखा होगा। अब क्या आप समझ गए हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्राकृतिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारी वैज्ञानिक परंपराएं जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं परंपरा, उसमें क्या वैज्ञानिक पद्धति था? भारतीय प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर वेदों में, कृमि, कृमि का मतलब अर्थवर्म के बारे में कह रहा है, यहाँ चेरा के बारे में बात कर रहा है, शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ होता है विभिन्न सूक्ष्म जीव। इनमें दृश्य और अदृश्य दोनों सम्मिलित हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उनके लाभकारी और हानिकारक प्रभाव का उल्लेख है। अथर्ववेद में भी कृमि का उल्लेख मिलता है। यदि हम अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अपेक्षित होते, अपघटित, अपक्षयित होते पौधों और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती है जो कुछ समय बाद विघटित होकर लुप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्मजीव गिरी हुई पत्तियों की जटिल पदार्थों का पोषक तत्वों से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया विघटन कहलाती है। अगर आपसे पूछे विघटन क्या है तो बोलेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो जीवों के बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे पौधों के पत्तियां और खाना खाने के बाद भोजन के बचे हुए पदार्थ, या फिर जीवों के जो अवशिष्ट होते हैं जैसे गोबर हो गया गाय का, हम लोग का फीकल मेट हो गया, तो उन सब को क्या कर देते हैं, अपघटित करके सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं और पौधों के उत्तम विकास में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सूक्ष्मजीवी मृत जंतुओं के शरीर को भी विघटित करते हैं। ठीक है, जो मर जाते हैं जीव जंतु, वो धीरे धीरे उनके आसपास में एक तरल पदार्थ फैल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। अतः सूक्ष्मजीव अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने में, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रकृति में वापस लौटाने में बहुत ही अधिक सहायता प्रदान करते हैं, है ना। सहायता प्रदान करते, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर पर होता है। क्या यह रोचक नहीं है? अब आप
अब तक आप समझ गए होंगे कि जीवाणु और कुछ कवक सूक्ष्म जीव के प्रकार है जो जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्टों को भी विघटित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.7 में हमने यह अनुमान लगा सकते हैं कि सूक्ष्मजीव न केवल पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं अपितु अपशिष्टों को अवघटित करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ करते हैं। ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है हमारे पर्यावरण में आसपास में बिखरे पड़े हैं उसको अपघटित करके क्या करते हैं, हमारे परिवेश को स्वच्छ बनाते हैं, साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। अब विचार करें कि यदि पृथ्वी पर सूक्ष्मजीव न हो तो क्या हो। चारों तरफ हम लोग का कचरा धरती पर फैला रहेगा। और थोड़ा सा हम लोग अपने नॉलेज में ऐड अप करेंगे, है ना। बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्मजीव को हम लोग कैसे बेनिफिशियली उपयोग कर सकते हैं, जिससे बायोगैस बना करके हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल का एक सोर्स उत्पन्न कर सकते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में, मतलब ऑक्सीजन जब मौजूद नहीं रहता है तब इनमें से कुछ जीवाणुओं में पर्यावरण अथवा घरेलू अपशिष्ट में जल में उपस्थित पादप और जंतुओं अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के ऐसे मिश्रण का निर्माण करते हैं जो बायोगैस बनाते हैं। यह मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा उच्च अनुपात में एक अन्य गैस मीथेन से मिलकर के बना होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हम लोग का क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बायोगैस का मेन घटक क्या है, मीथेन है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने, तापमान, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए भी किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक वैज्ञानिक के बारे में दिया हुआ है। वैज्ञानिक परिचय में आनंद मोहन चक्रवर्ती एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु का अध्ययन किया। वर्ष 1971 में उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो तेल रिसाव को अपघटित कर सकता था तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। उनकी यह खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया गया एक कॉपीराइट है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की नकल, उपयोग या बिक्री न कर सके। उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उन्हें विज्ञान में इस योगदान और सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है। आपके विचार में सूक्ष्म जीवों की सहायता में और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? ठीक है, सूक्ष्म जीव और भोजन। हमारे भोजन में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, जैसे कटोरा में गूदा हुआ आटा। ठीक है, कटोरा में गूदा हुआ आटा। चलिए, सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे रसोई घर में कैसे सहायक होती है। आइए रसोई घर के कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं। 2 कटोरे कौर खा लीजिए, प्रत्येक में 200 ग्राम आटा अथवा मैदा मिला लीजिए और 1 चिटकी चीनी डालिए। अब कटोरा कम में थोड़ा सा चूर्णित खमीर इस पाउडर डालिए और आटे को अच्छी तरह से मिलाइए। कटोरा कम में खमीर डालें। इससे हम दोनों कटोरों में दिए गए पदार्थ में परिवर्तनों की तुलना कर सकते हैं। दोनों कटोरों में गुनगुने पानी में गूंथकर नरम आटा तैयार करिए। अब देख सकते हैं ये ज़्यादा फूला हुआ है, ये कम फूला हुआ है ना। आटे को एक गीले कपड़े में ढककर गर्म स्थान पर रख दीजिए। 4-5 घंटे के पश्चात दोनों कटोरों को देखिए। क्या आपने गूंथे हुए आटों के आयतन, गंध एवं गठन में कोई परिवर्तन देखा? यदि नहीं तो आटे कुछ देर और रखने दें। कुछ समय उपरांत देखेंगे तो कटोरा का जिसमें खमीर मिलाया गया था उसमें आटा फूल करके थोड़ा ऊपर उठ गया है और बिना खमीर वाले आटे की तुलना में उसका गंध क्या है, स्मेल अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है, खमीर की क्या भूमिका है, हमने आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों मिलाया था? ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े क्या कि सूक्ष्म जीवों को विकास करने के लिए एक मिनिमम तापमान का जरूरत होता है। तो गर्म पानी मिलाने से उसको वो तापमान मिल गया, नमी भी चाहिए होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खमीर एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीव के उस वर्ग का सदस्य है जिसे हम लोग कवक कहते हैं। कवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फंगी कहा जाता है, फंगस कहा जाता है। थोड़ा सा ठीक से मैं लिख देता हूँ ना, FUNGI। ठीक है, फंगी कहा जाता है। खमीर गर्म स्थितियों में भली भांति वृद्धि करता है। आपने कक्षा 7 के अध्याय जंतुओं में जैव प्रक्रम में समझा होगा कि अन्य जीवों की भांति खमीर भी श्वसन करते हैं एवं भोजन को अपघटित करके अपनी वृद्धि करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जिससे बुलबुले के रूप में वो ऊपर उठते हैं ना, और आटे को नरम और फूला हुआ बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल, शराब भी उत्पन्न करता है, जिससे
आटे में थोड़ी अलग गंध आती है। खमीर के इस विशेष गुण का उपयोग पावरोटी, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। खमीर के अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस इडली और डोसा बनाने के लिए, घोल और भटूरे बनाने के लिए गूंदे हुए आटों में किण्वन में सहायता करते हैं। अब क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे 2.9। कांच के 2 छोटे कटोरे लीजिए, उन्हें क और ख के रूप में निम्नांकित कर दीजिए। कटोरा क में गुनगुना दूध और कटोरा ख में ठंडा दूध डालिए। अब दोनों कटोरों में 1-1 चम्मच दही डालिए और चम्मच से अच्छी तरह मिला दीजिए। दोनों कटोरों को ढक दीजिए। कटोरा क को गर्म स्थान पर और कटोरा ख को ठंडे स्थान पर रेफ्रिजरेटर में रखिए। कुछ घंटे के बाद पूरी रात रख दीजिए इसको, कुछ घंटे या पूरी रात इसको छोड़ दीजिए। कांच के कटोरे में दूध में रखे हुए परिवर्तन का अवलोकन करिए और अपने अनुमान को तालिका में लिखिए। आप देखेंगे कि कटोरा क का दूध घंटों के पश्चात दही में परिवर्तन हो गया और थोड़ा खट्टा हो गया। वहीं कटोरा ख जो दूध दही में परिवर्तित नहीं हुआ है परंतु हल्का खट्टा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रीज में रखने के बाद क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो अभिक्रिया करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ है, वो हम लोग का दही में नहीं बदला या थोड़ा सा बदला। दही में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जिसमें से जो सबसे खास है लैक्टोबैसिलस और स्टैफिलोकोकस होता है। एक ही नाम यहाँ पर दिया है, आप स्टैफिलोकोकस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यह जीवाणु दूध में विद्यमान शर्करा, विद्यमान मतलब मौजूद, लैक्टोज से भोजन प्राप्त करता है और गुणन करता है एवं दूध को किण्वित करके दही बनाता है। ये जीवाणु अल्कोहल जैसे खमीर बनाने की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल बनाने दही को खट्टा कर देते हैं। ये जीवाणु गर्म स्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। अतः कटोरा का दही बनता है परंतु कटोरा ख में ऐसा नहीं होता है। हम सूक्ष्म जीवों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ठीक है। कुछ फलीदार पौधे जैसे सेब, मटर, मसूर की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। इसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं एवं पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इससे पौधों का रासायनिक और उर्वरकों के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। अतः किसान अन्य फसलों के साथ साथ चक्रण में फलीदार फल भी उगाते हैं। इसमें मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और अगली फसल की मृदा स्वस्थ रहती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अद्भुत सूक्ष्म शैवाल, जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है शैवाल के बारे में। सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे जीव होते हैं जो जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ऐसा करते समय ये ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन की आपूर्ति को आधा से अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया सूक्ष्म जीव। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। कुछ सूक्ष्म शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डाइटम मनुष्यों द्वारा स्वास्थ्य पूरक एवं दवा के रूप में भी उपयोग में लिए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल का जल को स्वच्छ करने में भी सहायता प्रदान करते हैं एवं जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तथापि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावासों के नष्ट होने से सूक्ष्म शैवालों की विविधता और प्रचुरता संकट में है। पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपके संज्ञान में, संज्ञान में मतलब आप इसके बारे में जानते हैं। एक सूक्ष्म शैवाल स्पाइरुलिना आपके स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपर फूड कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्पाइरुलिना जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं जिसके वजह से इसे सुपर फूड कहा जाता है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का भी एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें अल्प अल्प मतलब थोड़ी सी मात्रा में वसा और शर्करा तथा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर के 60% भाग से भी अधिक है। वर्तमान में स्पाइरुलिना की खेती आजीविका का एक व्यवहारिक अवसर बनती जा रही है। आप इन चरणों का पालन करके सरलता से स्पाइरुलिना उगा सकते हैं। सबसे पहले एक स्वच्छ कांच की टंकी को सीधे धूप से दूर किसी प्रकाशित स्थान पर रखिए। टंकी को छायादार जाल से ढक दे अथवा टैंक के माध्यम तापमान आने वाले स्थान पर रख दीजिए। टंकी को तालाब से जल से भर दीजिए। तालाब से एकत्रित जीवित स्पाइरुलिना टंकी में डालिए। वर्धनशील स्पाइरुलिना को सप्ताह में 2 बार हिलाइए। 3 से 6 सप्ताह के भीतर स्पाइरुलिना एक महीन कपड़े से छानकर टैंक से निकाला जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और आजीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का संरक्षण एक उत्कृष्ट विधि है। आगे है कोशिकाओं को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है।
सभी जीवों के शरीर छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बना होता है, जिसे कोशिकाएं कहा जाता है। एक कोशिका के विभिन्न घटक होते हैं जो जीवों को विभिन्न कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि कोशिका जो होता है, कोशिका कोशिका उसको कहते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स, है ना। कोशिकांग कोशिकांग से बने होते हैं। सभी पौधों एवं जंतुओं के शरीर में अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट कार्य करती हैं, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग भी करती है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ केवल एक ही कोशिका से बना होता है और इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ये अपने उत्तरजीविता के लिए सभी आवश्यक कार्य एक ही कोशिका से संपन्न करते हैं। उत्तरजीविता कहने का मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जितना भी जरूरी कार्य है वो एक ही कोशिका इनमें कंप्लीट करता है। किसमें? एक कोशिकीय जीवों में। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे शैवाल और कवक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, जबकि फफूंदी एक बहुकोशिकीय जीव है। जंतुओं और पादप कोशिकाओं की भांति सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कवक की कोशिकाएं में झिल्ली में अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है जो कि हरित लवक नहीं होता है ना, कह रहा है कि उसमें एक अलग से काइटिन का लेयर होता है ना, कवक में काइटिन होता है। आगे देखते हैं, इसमें हरित लवक नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद से नहीं बना पाएगा। किसके बारे में बात हो रहा है? ये कवक के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। जीवाणुओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। उनके स्थान पर केंद्रकाव होता है। यह विशेषता उन्हें खमीर, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधे और जंतुओं से अलग करती है। हमने यहाँ तक कुछ मूलभूत कोशिकाओं की संरचना पर विचार किया। कोशिका में अन्य घटक भी होते हैं जिनके विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। कोशिकीय घटकों को देखने के लिए हम उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख गुना आवर्धित पिक्चर बनाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीव सहित सभी जीव या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं अमाप, आकार और संरचना में भिन्न होती है। पादप और जोंती कोशिकाओं में भी कुछ विभिन्नता पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को समझने से हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि ये जीव किस प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। इस अध्याय में हमने लाभकारी सूक्ष्मजीव के विषय में सीखा। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो मनुष्यों सहित पौधों में भी रोग बनाते हैं। हम अगले अध्याय में सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न रोगों के विषय में जानेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा किया गया है कि चैप्टर को सेपरेट कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे कुछ स्मरणीय बिंदु है जो क्विक रिवीजन करने में मदद करेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसे आप कर करके रिवीजन कर सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का अच्छा से समझ में आया कि नहीं। ठीक है। स्वस्थ अमूल्य निधि, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं उसके बारे में। ठीक है। तो यही छोटा सा हमारा वीडियो था, क्लास 8 का ये वीडियो है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसमें हम लोग जीवों से होने वाले बीमारियों को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को दोस्तों और परिवार के सदस्यों को मैं भी ज़रूर शेयर कर दें। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।